नमस्कार, आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। गठबंधन पर हावी जेएमएम के बागी। जो लोग भी झामुमो में बगावत कर रहे हैं वो लोग आईएनडीआई गठबंधन पर, आईएनडीआई पर हावी पड़ते जा रहे हैं और कांग्रेस बेबसी से चेहरा देख रही है, कभी झामुमो के आला नेताओं का तो कभी आरजेडी के आला नेताओं का। कांग्रेस की प्रदेश कमेटी भी इस मामले में अभी तक कहीं कोई रोकथाम करने की तरफ अग्रसर नहीं दिखाई दी। और झामुमो की बात करें तो पिछले 1.5-2 महीने से झामुमो दावा कर रही है कि अभी तो कहा है जब करेंगे तब कार्रवाई करेंगे, अगर पर्चा भरेंगे तब कार्रवाई करेंगे, चुनाव लड़ेंगे तब पर्चा कार्रवाई करेंगे। अनुशासन के तमाम दावे किए गए, लेकिन आज अनुशासन के तमाम दावे तार तार हो गए। एक तरफ जहां लोहरदग्गा में अभी गठबंधन के प्रत्याशी कांग्रेस नेता सुखदेव भगत ने पर्चा भी नहीं भरा, वहीं दूसरी तरफ झामुमो के विधायक चमरा लिंडा ने नॉमिनेशन दायर कर दिया। नॉमिनेशन दर्ज भी किया तो बाकायदा पूरी तरीके से झामुमो का कैडर उनके साथ था। काफी भीड़ थी, बड़ी संख्या में भीड़ थी। परंपरागत वेशभूषा के लोग साथ में थे, उनके साथ बाकायदा ढोल नगाड़े बजाते हुए चमरा लिंडा ने नॉमिनेशन करके सीधे सीधे चुनौती दे दी कि लो, मैं ही आईएनडीआई गठबंधन के खिलाफ खड़ा हूं, अगर रोक सको तो मुझको रोक लो। लेकिन रोकने वाला कोई नहीं था। चमरा लिंडा अभी भी विधायक हैं, ना उन्होंने विधायकी से इस्तीफा दिया है, ना उन्होंने झामुमो से इस्तीफा दिया है। वहीं दूसरी तरफ अभी थोड़ी देर पहले, चंद लम्हों पहले जानकारी मिली कि बसंत लोंगा ने भी खूंटी से नामांकन कर दिया है। पूर्व विधायक रहे हैं, जेएमएम के बहुत मजबूत कैडर माने जाते हैं। जब विधायक बने थे तो सबसे कम उम्र के विधायक बने थे, मैं 24 वर्ष की उम्र में विधायक बन गए थे। वही बसंत लोंगा, उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दर्ज करा दिया। आज वहां से अर्जुन मुंडा और कालिक चरण मुंडा ने कल दर्ज कराया था, नॉमिनेशन किया था। आज बसंत लोंगा ने नॉमिनेशन कर दिया। अब इसके बाद गठबंधन का अनुशासन कहां रहा, यह समझने की बात है। अभी अगर चतरा की बात करें तो जो संशय बरकरार है कि केएन त्रिपाठी का टिकट चतरा से कट सकता है, गिरिनाथ सिंह का नाम अब रेस में आगे चल रहा है। जो दीपिका पांडे के साथ हुआ, प्रदीप यादव को दीपिका पांडे का टिकट कटकर प्रदीप यादव के खेमे में चला गया। संभव है कि गिरिनाथ सिंह आरजेडी में चले गए हैं, आरजेडी की तरफ फिसल कर टिकट चला जाए। उसके बाद राजमहल की बात करें तो वहां लोबिन हेम्ब्रम बगावत का मोर्चा खोलकर रखे हैं। पलामू की बात करें, आज ममता भूया ने वहां पर नॉमिनेशन किया। कांग्रेस और झामुमो किसी के कोई कद्दावर नेता, प्रदेश स्तर का कोई बड़ा अधिकारी उस नॉमिनेशन में नहीं था। अगर उस नॉमिनेशन में कोई थे, अकेले सत्यानंद भोक्ता जो झारखंड सरकार में आरजेडी के कोटे से मंत्री रहे हैं, वो जरूर शामिल थे। बड़े कद के एक नेता माने जा सकते, लेकिन वो भी आरजेडी के थे। जेएमएम की बात करें तो पूर्व विधायक और मंत्री भी रह चुके दुलाल भुइयां वहां थे। दुलाल भुइयां ममता भुइयां के रिलेटिव हैं। ममता भुइयां ने बाकायदा मंच पर उनका नाम लेने से भी परहेज किया, क्योंकि वो रिश्ते में उनसे बड़े हैं, तो ममता भुइयां ने उनका नाम भी नहीं लिया। लेकिन झामुमो और कांग्रेस साहब झगड़ा हुआ उलगुलान महारैली में, और आप लोगों ने तो पूरी आरजेडी को दरकिनार कर दिया। आप तो ऐसे नकार रहे हैं जैसे आरजेडी आपके साथ गठबंधन में है ही नहीं। पूरे मसले को पहले आपको दिखाते हैं, फिर सुनाएंगे कि गुलाम अहमद मीर ने क्या कहा था और क्या क्या बदलाव आगे देखने को मिल सकते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। क्या बीजेपी के विजय रथ को रोक पाएगा इंडी गठबंधन? लोकसभा चुनाव में बिखर रहा इंडी गठबंधन। लोहरदग्गा में कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ मैदान में जेएमएम विधायक। खूंटी में भी कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ ताल ठोक रहे जेएमएम नेता। चतरा पर आरजेडी और कांग्रेस में संग्राम जारी। पलामू में आरजेडी कैंडिडेट के नामांकन में नहीं दिखे गठबंधन के बड़े चेहरे। मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए बना इंडी गठबंधन चुनाव से पहले ही बिखरने लगा है। लोहरदग्गा सीट पर कांग्रेस ने सुखदेव भगत को मैदान में उतारा है, लेकिन अब सुखदेव भगत के खिलाफ जेएमएम विधायक चमरा लिंडा ने ताल ठोक दिया है। चमरा लिंडा ने बतौर निर्दलीय प्रत्याशी पर्चा भी भर दिया। नामांकन के दौरान चमरा लिंडा ने शक्ति प्रदर्शन भी किया। नॉमिनेशन किए हैं, विड्रॉल का डेट बाकी है। तो आप बोल रहे हैं कि नामांकन को वापस ले लेंगे? यदि ले भी तो सकते हैं। तो आपको भरोसा है ना कि वो वापस जी, अन्यथा
जो पार्टी का नियम है उस नियम को फॉलो किया जाएगा। न सिर्फ लोहरदग्गा बल्कि खूंटी में भी कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ जेएमएम नेता बसंत लोंगा ने जंग का ऐलान किया है। बसंत लोंगा ने खूंटी सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जबकि खूंटी सीट पर कांग्रेस ने कालीचरण मुंडा पर दांव खेला है। झारखंड मुक्ति मोर्चा में हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा में हैं। हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के हर एक सिपाही से अपील करना चाहेंगे कि हमें वो सहयोग करें, पार्टी से ना सही लेकिन व्यक्तिगत तौर पर, सांगठनिक तौर पर हम झारखंड मुक्ति मोर्चा से अपील करते हैं। मैं भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ हूं और जुड़ा रहूंगा। राजमहल सीट पर भी महाभारत चल रहा है। जेएमएम ने विजय हांसदा को उम्मीदवार बनाया, लेकिन विजय हांसदा के खिलाफ जेएमएम के ही विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने चुनावी जंग का ऐलान किया है। इधर रांची सीट पर टिकट नहीं मिलने से रामटहल चौधरी नाराज है। रामटहल चौधरी ने कहा है कि टिकट देने का भरोसा दिलाकर उन्हें कांग्रेस में शामिल कराया गया था, लेकिन कांग्रेस ने वादा नहीं निभाया। रामटहल चौधरी ने कहा है कि रांची में कांग्रेस जीतने के लिए नहीं बल्कि हारने के लिए चुनाव लड़ रही है। आप चुनाव लड़ रहे हैं, जीतने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। जीता हुआ सीट को आपने खो दिया और कई सीट आता आपको, मगर आप उसमें इंटरेस्ट नहीं है। हमको खूंटी बोले थे कि खूंटी जाना है, नॉमिनेशन है, हम बेकार जाएंगे। आप खूंटी जाने का कोई मतलब नहीं है। अब तो हम जहाँ जाएंगे बात करेंगे तो हम ही गाली सुनेंगे, इसलिए माफ कीजिएगा, हम नहीं जाएंगे और आगे क्या करना होगा फिर हम सोचेंगे। चतरा सीट पर कांग्रेस और आरजेडी में तलवार खींची है। उलगुलान रैली में दोनों पार्टियों के बीच घमासान सरेआम हो चुका है। वहीं पलामू से आरजेडी की प्रत्याशी ममता भूया ने जब नॉमिनेशन दाखिल किया तो इंडी गठबंधन का कोई बड़ा चेहरा नजर नहीं आया। जेएमएम और कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता ममता भूया के नामांकन के दौरान मौजूद नहीं था, लेकिन ममता भूया ने जीत का दावा करते हुए कहा है कि पलामू में परिवर्तन की बयार बह रही है। तो इस बार पलामू लोकसभा क्षेत्र में एक अलग ही बयार बही है और वो बयार है पलामू लोकसभा में परिवर्तन की। इधर धनबाद और गोड्डा में भी सब कुछ ठीक नहीं है। विरोध के कारण कांग्रेस ने गोड्डा के प्रत्याशी बदल दिया, जबकि धनबाद में नए चेहरे पर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं का आरोप है कि पार्टी ने उसे टिकट दिया है जिसका कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है। हालांकि राजेश ठाकुर ने कहा है कि दावेदारों में टिकट नहीं मिलने पर नाराजगी स्वाभाविक है। कई प्रत्याशी होते हैं और जब सभी प्रत्याशियों को तो टिकट मिल नहीं सकता है तो किसी एक को सिंबल दिया जाता है, तो निश्चित रूप से 2-3 दिनों तक उनकी बात, उनकी भावनाएं, उनके समर्थक अपनी बात कहने के लिए तरह तरह का तौर तरीका अपनाते हैं। उसमें कोई बुरा मानने की भी बात नहीं है। कांग्रेस 7 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन ज्यादातर सीटों पर गठबंधन और पार्टी में घमासान मचा है। ऐसे में अपनों के विरोध से जूझ रही इंडी गठबंधन आखिर बीजेपी के विजय रथ को रोक पाएगा, ये बड़ा सवाल है। न्यूज़ 11 भारत के लिए मोहसिन राकेश शहनवाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तमाम रिपोर्ट आपने देखी, तमाम जो नजारे थे दिन भर के हमने आपको दिखाए। ये यादगार नजारे होते हैं कि जब झामुमो का विधायक या किसी दल का विधायक, वो भी राष्ट्रीय दल के साथ आप गठबंधन में हैं, गठबंधन की धमक है, गठबंधन की चमक है, आप दावे कर रहे हैं कि हम गठबंधन में लड़ रहे हैं, मजबूती से लड़ रहे हैं, हम एक साथ लड़ रहे हैं, हमें फौज को रोकना है, तब आपके विधायक जाकर पर्चा भर रहे हैं सांसद का, बिना आपकी मर्जी के निर्दलीय पर्चा भर रहे हैं, नामांकन कर रहे हैं, और उनके साथ पूरे क्षेत्र का कुनबा है, कैडर है जो आपकी पार्टी के हैं। क्या मान लें कि वो आपकी पार्टी से अलग निकल चुके? आप कार्रवाई का आश्वासन दे रहे हैं साहब, 1 महीने से आप कार्रवाई का आश्वासन दे रहे हैं। कार्रवाई की बात पहले होती तो शायद मान मनोबल होकर मामला गठबंधन के पाले में आता। रुक करते अपने अतिथियों का। हमारे साथ भाजपा से शिवपूजन पाठक साहब हैं। शिवपूजन जी, स्वागत है आपका। झामुमो से हमारे साथ अरविंदर सिंह देओल और बटर साहब हैं। बटर जी, स्वागत है आपका। कांग्रेस से डॉक्टर संजय सिंह हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, वो बस पहुंच रहे हैं। पहले बटर जी का स्वागत करते हैं। बटर जी, कैसे हैं आप, कैसा महसूस कर रहे हैं? अभिषेक जी, मुझे पता है कि आप क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे, मैं उसकी तैयारी करके आया हूं। नहीं, कई बार मैंने और आपने नहीं, हाँ, हमारी बात इस टॉपिक पे तो बहुत बार हमारी चर्चा हुई है। देखिए, है तो दुखद, मैं
सच बात बोलूं, दुखद है, नहीं करना चाहिए था उनको। बट जैसे हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता सुप्रिया नहीं, उनको तो नहीं करना चाहिए नहीं, था। आप लोगों ने मेरी क्या बात पूरी कंप्लीट हो लेती जैसे अभिषेक आपके- जी, मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दूंगा, बट आप बोलने ही नहीं देते हैं। बोले, अच्छा आप बोले, आज तो प्रतुल जी भी नहीं है, तो प्लीज बोले आप। हाँ, तो जैसे कि हमारे वरिष्ठ नेताजी ने सुप्रिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया, क्लियरफाई कर दिया। देखिए, अभी तक कयास लगाए जा रहे थे, हम भी कोशिश कर रहे थे, हमको भी आप बार बार बोल रहे थे कि आप तो डे टू डे और मिनट टू मिनट जैसे कर रहे हैं कि आज उन्होंने अपना कास्ट सर्टिफिकेट बना लिया, आज उन्होंने कर लिया। हमें कहीं ना कहीं उम्मीद था कि वो ऐसा नहीं करेंगे, बट उन्होंने फिर भी पार्टी के जो गठबंधन के बाहर जाके ये स्टेप उठाया है। फिर भी उनको अभी हम 3-4 दिन का हमने समय छोड़ दिया है कि जब तक नॉमिनेशन वापस लेने का समय है। बट ये मान के चलिए कि उनको शो कॉज नोटिस के लिए बात हो गई है, हमारे आदरणीय गुरुजी को डिसीजन लेना है। बट पार्टी के सारे वरिष्ठ नेताओं ने गुरुजी को और पार्टी के सारे वरिष्ठ जो हमारा कार्यकारिणी है उसको अपने भावनाओं से अवगत करा दिया है, और कि हम इंडिया गठबंधन के साथ किसी तरह का भी, क्योंकि देखिए हम एक बहुत बड़े फोर्स से लड़ रहे हैं, और अगर ये छोटी लड़ाइयां हमारे भीतरघात जो हमारे यहाँ हो रहा है उसको अगर हम नहीं कंट्रोल पाएंगे तो देश कहां से हम जीत पाएंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उनको अवगत करा दिया गया है। और मुझे लगता है कि या तो कोशिश की जा रही है, दीपक बरुआ जी को लगाया गया उनको मनाने के लिए, अगर वो वापस नहीं लेते हैं अपना नॉमिनेशन तो उनको शो कॉज होकर आगे की कार्रवाई होगी। बट ये क्लियर है, हर एक बीजेपी जेएमएम के कार्यकर्ता को आदेश है, रिक्वेस्ट है कि जेएमएम में अगर हैं और दिल से अगर जेएमएम से जुड़े हुए हैं, देखिए अगर मौका परस्त हैं और आप खाली जेएमएम से अपना फायदा करने के लिए जेएमएम से जुड़े हैं तब नहीं, क्या बट जो जेएमएम का कैडर है और जेएमएम से अगर गुरुजी को दिल से मानते हैं तो वो इंडिया गठबंधन के साथ, क्योंकि गुरुजी की अपील है इंडिया गठबंधन के साथ रहना, और कोई भी जेएमएम का कार्यकर्ता उसके बाहर नहीं जाएगा। बोल लिया आपने। यस। अब मुझे ये बता दीजिए, हालांकि मुझे शिवपूजन जी के पास जाना चाहिए, लेकिन आपने मुझे रोक दिया था, सवाल मेरे अधूरे रहे। नहीं, हाँ आप बताइए। चमरा लिंडा, बसंत लोंगा, लोबिन हेम्ब्रम, हाँ जी, कई दिनों से, महीनों से नाम चर्चा में है, और आज जब नामांकन एक विधायक ने आपके कर दिया उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि कार्रवाई की जा रही है, दीपक बिरुआ साहब मना रहे हैं। हाँ, तो आप अभी किसको देखिए अंधेरे में रख रहे हैं? नहीं, एवरीथिंग इज कांग्रेस, अब आप मुझे बोलने दीजिए, आप हाँ जी, कांग्रेस को अंधेरे में रख रहे हैं या आप जनता को अंधेरे में रख रहे हैं, या पार्टी को पता ही नहीं है कि उसके विधायक कहां जा रहे हैं? पार्टी का संगठन से बिल्कुल अनुशासन खत्म हो गया है, आपका अपने संगठन पर कोई अनुशासन नहीं है, कोई आप लोगों की नहीं सुनता। सीधा मतलब तो यही है। सुप्रियोदा कह रहे हैं, सुप्रियो जी की कार्रवाई करेंगे, अब कार्रवाई करेंगे जब नामांकन दर्ज कर दिया। मैं गिनती करके निकाल दूं कि कितनी बार सुप्रियो भट्टाचार्य से मीटिंग हुई है चमरा लिंडा की, मैं आपको बता दूं कितनी बार आला अधिकारियों ने मुलाकात की। दीपक बिरुआ साहब क्यों नहीं सामने आके बोल रहे हैं कि मानेंगे कि नहीं मानेंगे? लोबिन हेम्ब्रम खुलेआम निशाना साधते हैं झामुमो के ऊपर, कैमरे के सामने बोलते हैं। आपकी महारैली को लोबिन हेम्ब्रम ने पहले खुद को दरकिनार किया, बाद में बसंत सोरेन ने भी दरकिनार कर लिया खुद को। आप कहते हैं कि डिसेंट्री हो रहा था, उनकी तबीयत खराब थी, आपके दूसरे प्रवक्ता कहते हैं कि वो घर में आवाज पे खाना खिला रहे थे। आप लोगों के तो बयान ही ये किसने कह दिया डिसेंट्री हो गई थी? मेरा हमारे रिपोर्टर्स को, हमारे सूत्रों को जानकारी, जिससे पूछा मुझे, मैंने तो मैंने तबीयत खराब थी। नहीं, मैंने कहा इमरजेंसी थी, है ना? बटर जी आप गठबंधन में है, चलिए लौटता हूं। नहीं, देखिए गठबंधन का धर्म हमारे लिए सरप्रिय है। अगर कोई भी हमारा नेता अपने आप को पार्टी से बड़ा समझता है, मैं बार बार आपके पास, आप मानने को तैयार नहीं है। देखिए मैं प्रवक्ता होने के नाते मेरा धर्म है अपनी पार्टी का पक्ष रखना, पार्टी का मैंने पार्टी का पक्ष यही है कि उन पे एक्शन होगा। अगर 3 दिन 4 दिन जो उनको समय दिया गया, अगर नॉमिनेशन वापस नहीं लेते हैं तो एक्शन होगा। चलिए शिवपूजन जी के पास चलते हैं। शिवपूजन जी, एनडीए तो पूरी तरीके से ताना बाना अपना बुना हुआ मजबूती से दिखाई दे रहा। सुदेश मैं तो खुद हर जगह नजर आ रहे हैं। क्या लग रहा है गठबंधन लोकसभा चुनाव तक, ये जो गठबंधन INDIA लोकसभा चुनाव तक झारखंड में टिक पाएगा? क्योंकि अभी जो चांसेस लग रहे हैं कि चतरा में भी फिर टिकट बंटने का, कटने का हिसाब किताब लगने लगा। पलामू में आज कोई कांग्रेस और झामुमो के लोग नजर नहीं आए। राजमहल की स्थिति कमोबेश वही है, लोहरदगा हो ही गया, खूंटी हो ही गया। क्या लगता है? हालांकि गठबंधन के बारे में आपको ज्यादा जानकारियां होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग तो भाई विपक्ष में इस बार, आपको तो 400 पार करने हैं, तो जानकारियां तो आपकी हमसे भी ज्यादा सशक्त होगी। देखिए हम लोगों को क्या जानकारी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, वो तो अलग विषय है।
लेकिन ये सारी जानकारी जो होनी चाहिए वो जनता को होनी चाहिए, क्योंकि अंततः चाहे हम हो या इंडी गठबंधन हो, वो जनता के बीच में जा रहे हैं। और जो दृश्य दिख रहा है उसमें जनता इस बात को समझ चुकी है, पहले से भी समझ चुकी है। आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, पहले भी देखेंगे, इनके सामने केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का भूत सता रहा है। इनको लग रहा है कि भाजपा को हमको हराने के लिए तो ये सारे तिकड़म करते हैं, लेकिन इनकी महत्वाकांक्षाएं, इनकी परिवारवादी सोच, फिर वो भ्रष्टाचार में डूबे होने के कारण किसी प्रकार से एक दूसरे को मिल करके चलो भाजपा के खिलाफ लड़े, नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़े, ये सारे नारा दे करके जनता के बीच में बताने की कोशिश करते हैं कि हम लड़ रहे हैं। लेकिन मैं तो कहूँगा इनकी एकता जो है वो वही संतरे वाली एकता है। बाहर से दिखने की कोशिश करते हैं कि एक है, लेकिन अंदर में सारे फांक फांक हैं, सबकी सोच अलग है। और आपने देखा होगा कि ये पहले भी हम लोग कहा करते थे कि ये भ्रष्टाचारियों की जमात है और स्वार्थी लोगों का जमात है। अपने अपने परिवार को बचाने के लिए, परिवार की राजनीति को बचाने के लिए ये राजनीति हो रही है। लेकिन जब इस पर परिवार के ऊपर जब संकट आ रहा है, पारिवारिक मामलों में भी जब दिक्कतें आ रही हैं, तो लग रहा है कि फिर इनके जो सहयोगी थे वो ये समझ चुके कि ये परिवार से अलग नहीं होंगे। और हम लोग जो इनका पालकी ढो रहे हैं, झंडा ढो रहे हैं, जो ये कहते हैं, उसमें अब बहुत कुछ नहीं चलने वाला। और अभी जो एक चमत्कारिक जो परिवर्तन हुआ है, जब से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की गिरफ्तारी हुई है और जेल में है, और एक नया चेहरा जिस प्रकार से सामने लाया गया, तो इनके जो कैडर थे उनको समझ में आ गया कि अब फिर आगे हमको किनके साथ लड़ना है, किनके साथ। आपने देखा होगा और आपने कहा भी कि किस प्रकार से सभा में बसंत सोरेन जी नहीं रहे उपस्थित, बाहर चले गए, मुख्यमंत्री जी को किनारे बैठाया गया, बोलने लग गए तो जनता तो नहीं ही थी, माने जो मंच पर जो नेता थे वो भी उठने लग गए। तो ये सब कोई समझ रहा है कि आप एक परिवार के अलावा अब परिवार में भी कुछ विशेष लोगों को ही सम्मान देना है। अब बाकी लोग, इसीलिए आपने देखा होगा कि परिवार की बहू बाहर आई, उसने भी बड़े आरोप लगा करके कि हम बरसों से कह रहे हैं कि जांच हो, मेरे पति के जो असामयिक निधन हुआ है वो संदेहास्पद है, उसकी जांच होनी चाहिए। मैंने लगातार मांग की, लोग नहीं सुन रहे थे, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, बेटियों के को आगे बढ़ाने के लिए, और इस प्रकार से वो बाहर आई, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। तो ये सारे चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं कि अब परिवार में भी आपसी फूट सामने आ चुका है और दल में भी आपसी फूट। बहुत दिन तक आप बरगला करके, झूठा दिलासा दे करके आप नहीं रख सकते हैं, इसलिए अब सारी चीजें सामने आ रही है। इसलिए जब स्वयं आप कमजोर हो रहे हैं तो दल के लोग भी छोड़ रहे हैं आपका साथ। मतलब स्वयं कमजोर हो रहे हैं का मतलब कि नेतृत्व कमजोर हो रहा है। हेमंत सोरेन के जेल जाने से कहीं ना कहीं पकड़ ढीली होती जा रही है। नहीं, एक तो सत्ता के कारण गठबंधन बना था, लेकिन सत्ता में भी अब हेमंत सोरेन जी के ऊपर जो आज जांच चल रही है और सारी चीजें जो सामने आ रही, तो इनको लग रहा है कि आगे फिर हमको विधानसभा में चुनाव में जाना है, तो किनके बल पर जाएंगे। अभी अब कल्पना सोरेन जी को सामने लाया जा रहा है, मुख्यमंत्री जी को पता नहीं किस दिन तक, कितना दिन तक पद पर रहने दिया जाए। तो ये सारी चीजें अब सामने आ चुकी हैं। तो अब बाकी लोग भी अपना अपना रास्ता तलाश रहे हैं कि आगे हमारा क्या होगा, हमारा भविष्य क्या है। इसलिए ये सारी चीजें तो अब गठबंधन के साथी हैं, वो भी अपना सोच रहे हैं। हाँ, अब सत्ता है तो इन्होंने दिखाने की कोशिश की बड़ी रैली करके, और हम एक हैं, हम हराएंगे, ये सारी चीजें इन्होंने की। लेकिन उसमें भी किस प्रकार से कुर्सियां चली, किस प्रकार से सिर्फ फुटअव्वल हुआ, ये अभी लोकतंत्र के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना है झारखंड में। तो ये सारी चीजें हैं जिस पर, और सबको जनता बहुत नजदीक से और बहुत बारीकी से अध्ययन कर रही है, और उनको ये लग गया है कि ऐसे लोगों पर न पहले भरोसा था। और ठीक है, 2019 के चुनाव में विधानसभा में केवल भरोसा जनता को थोड़ा हो गया, वो भी बहुत कम मार्जिन से, लेकिन अब जनता इनके ऊपर भरोसा नहीं करने वाली है। और आगे जो चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए 12 सीट हम जीते थे, और इस बार 14 सीट का जो हमारा लक्ष्य है
वो जनता कोई दूसरे को देने वाली नहीं है। हम 14 का 14 हम जीतेंगे और विधानसभा का भी जो चुनाव होगा उसमें भी हम अच्छे। पहले लोकसभा का चुनाव हो जाने देते हैं सुपूजन जी। नहीं 12 तो आप लोगों ने जीता ही था, एक को आप लोगों ने अपनी तरफ खींची लिया, मिला लिया, आपने गीता कोड़ा चली गई आप लोगों के पास, तो 13 हो ही गए आप लोग ऑलमोस्ट। नहीं अब 14 भी हो जाए। 14 कहाँ का 14 हो जाए। 13 कमल और एक केले का प्रसाद आप लोग लेकर दिल्ली जाने की के प्लान में हैं। निश्चित। कल तो खूंटी से ये घोषणा भी किया, खुद राजनाथ सिंह ने भी घोषणा कर दिया। बटर जी, हाँ जी, बसंत सोरेन जो एक बड़ी बात अभी सामने आई, भाजपा से शिवपूजन जी हैं, आरोप कह लें या टिप्पणी कह लें, उन्होंने बता दिया कि नेतृत्व कमजोर पड़ रहा है। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद एक बिखराव नजर आ रहा है साफ पार्टी में। बसंत सोरेन मंत्री तो बनाए गए लेकिन कहीं ना कहीं दरकिनार से दिखाई दे रहे हैं, खुद किनारा कर रहे हैं, पार्टी की उनको दरकिनार कर रही है, या सोरेन परिवार की संगठन पर पकड़ कमजोर होती जा रही है? क्योंकि इतनी बड़ी रैली में बसंत सोरेन नहीं आए, आपने इमरजेंसी कहा, चलिए मान लेते हैं। जोबा मांझी का नामांकन का दिन था, वहां भी बसंत सोरेन नहीं गए, कल्पना सोरेन गई वहां पर, बाकायदा मौजूद रही। और नामांकन का कल आखिरी दिन है, पहले फेज का नामांकन। 4 महत्वपूर्ण जगह हैं, चाहे पलामू की बात कर लें, लोहरदगा की बात कर लें, खूंटी की बात कर लें, सिंहभूम की बात कर लें, कहीं भी बसंत सोरेन अभी तक नजर नहीं आए हैं। अब कल आखिरी तारीख बची है, क्या लगता है बसंत सोरेन निकलेंगे, पिक्चर में आएंगे? पिक्चर अभी बाकी है या पिक्चर खत्म कर दी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उनकी? देखिए, हम बैठ के स्टूडियो में आप जो मर्जी कयास लगाते रहिए। सबसे पहले तो मैं शिवपूजन जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि मान तो लिया कि बहुत बड़ी रैली हुई थी, उसमें एक छोटी घटना हुई थी जो इनके साथ भी चतरा में हुई थी। इन्होंने जो जवाब उसका दिया था वही हमारा भी जवाब है। नहीं मैंने लोकतंत्र है, हर कोई को हम भी मानते हैं, जिसको नहीं मिला सीट कहीं ना कहीं जोश में उबाल आ जाता है। नहीं होना चाहिए था, हमने तो कहा कि नहीं होना चाहिए था, दुर्भाग्यपूर्ण है। बट बड़ी रैली हुई, आपने बहुत माना अपने से, रिप्ले करके देख लीजिए। मैं तो खाली वही शब्द यूज किया, मैंने बड़ा शुद्ध किया, आपने एग्जैक्टली वही कहा। दूसरी बात, मुझे तो हंसी आती है हमारे बीजेपी पार्टी पर कि क्या ये लोकसभा का इलेक्शन इन मुद्दों पे लड़ रही है कि इंडिया गठबंधन में सब ठीक नहीं है, देखिए वहां से इनके अंदर संगठन में कुछ ठीक नहीं है, कि और कुछ मुद्दे हैं, कि ये मुद्दे हैं कि मुसलमान कितने बच्चे पैदा करते हैं, मुसलमान कैसे लोगों का सब कुछ प्रॉपर्टी लेके अपने पास रख लेंगे, कैसे मंगलसूत्र गिरवी हो जाएंगे। तो क्या मुद्दा है इनका लोगों के पास? यही मुद्दा रह गया है कि बीजेपी में अंदर देखिए, अंदर खाने बीजेपी जेएमएम में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इंडी गठबंधन में टेंशन है। अगर यही मुद्दे लेके जनता के पास जाने हैं तो आ जाइए, जनता देख रही है। हम अपना गठबंधन हमारा एकजुट है, हमारे गठबंधन के अंदर जो भी हमारे अंदर फैमिली की प्रॉब्लम है वो हमारी प्रॉब्लम है। आप देश की जनता को यह मत बताइए ना, मुद्दा लोकसभा में यह मुद्दा है क्या कि इंडिया गठबंधन के अंदर आपसी लड़ाई है? कि मुद्दा क्या है? महंगाई का मुद्दा है, कैसे धर्म के नाम पे बांटा जा रहा है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इतने दिन सोने के बाद आज उन्होंने इंक्वायरी शुरू की, जांच शुरू की है। वीडियो आपके पास है, जांच क्या करना है कि वो जो वीडियो राजस्थान से जो रैली हुई थी, इसमें जो मोदी जी ने भाषण दिया था, उसका कहीं एआई से तो नहीं मॉड्यूलेट करके बोला गया था, ये जांच कर रही है एसीआई। हमारे यहां समय तो तुरंत आपका रिजल्ट भी आ जाता है जांच होके कि ये हो गया। मतलब आपको सीआई से भी समस्या है? ये है समस्या। क्यों नहीं समस्या है? आपने उठाया क्यों? आपके टेलीविजन चैनल में अभिषेक जी, आप तो इतने अच्छे जर्नलिस्ट है, आपको नहीं लगा कि मोदी जी ने गलत किया? एक क्वेश्चन आपने उठाया, ईसीआई को आपने बोला, रिक्वेस्ट किया कि इसकी जांच होनी चाहिए, कि धर्म के नाम से नहीं होना चाहिए। बटर जी ऐसा है कि मैं रांची के झारखंड के मुद्दों तक पहुंच सकता हूं। बॉस, जिन मुद्दों में मैं प्रत्यक्ष रूप से रहूंगा, मेरे रिपोर्टर। चलिए अब आ जाता हूं आपको, अब आ जाता, एक मिनट, आप बस आप ही के मुद्दे पे आ जाता हूं। आपने कहा बसंत सोरेन नहीं गए, तो बीजेपी में सबसे बड़ा नेता तो मोदी जी है। 543 सीट में मोदी जी के नाम पे वोट पड़ते हैं, तो क्या मोदी जी सब में आ रहे हैं? आप बता दीजिए, एक भी बीजेपी आप ये तो आप कहते हैं ना, क्या बहस कर रहे हैं अभिषेक जी? मैं यही बहस कर रहा हूं। क्या बहस कर रहे हैं? मेरी सुन तो लीजिए, पीएम की तुलना कर रहे हैं आप। मेरी सुन तो लीजिए बॉस। पद की गरिमा नहीं, पद की गरिमा नहीं, मैं मोदी जी बोल रहा हूं, पीएम नहीं बोल रहा हूं। पद की गरिमा नहीं, पद की गरिमा तो यहां भी आपके कितने पद की गरिमा है? लोकसभा चुनाव की बात करेंगे तो मैं आपसे भी पूछ दूंगा कि आपका एजेंडा क्या है लोकसभा चुनाव में, आपका घोषणा पत्र कहां है? तो आप कहेंगे हम गठबंधन में लड़ रहे हैं, कांग्रेस के घोषणा पत्र को हमारा घोषणा पत्र। मेरी बात आप सुनिए ना, मैंने क्या कहा, आप भी कितनी बार आपने कहा है, आपने बीजेपी वालों से क्वेश्चन पूछा है कि आप तो मोदी जी के चेहरे पे लड़ते हैं। तो मैं बाबूलाल मरांडी की बात करूंगा ना, अगर बसंत सोरेन की बात करूंगा तो बाबूलाल मरांडी हर जगह पर उपस्थित हैं।
अरे बाबूलाल मरांडी तो वही, अरे तो बाबूलाल मरांडी को तो हमें सुना भी कीजिए आप। अरे बाबूलाल मरांडी को तो हम शीर्ष नेता मानते नहीं हो, तो उन्होंने कहा था बीजेपी आपके मानने से साहब हम भी मान लें, तो हमारे आप अगर मान लेते हैं तो जिसकी मानना है तो आप उसको बुला लीजिए, हमारी माननी ही नहीं है, शीर्ष नेता नहीं मानते हैं। बॉस आपने जब हमारी माननी नहीं है तो बुलाते क्यों हैं अपने चैनल? बटर जी आप दो में से एक चीज मान लें, या तो आप ये मान लें कि बसंत सोरेन शीर्ष नेता नहीं है, या आप ये मान ले कि मेरा कहना गलत है कि बसंत सोरेन कहीं नहीं गए। बसंत शीर्ष नेता तो शिव गुरु जी है हमारे। बसंत सोरेन शीर्ष नेता नहीं है, जेएमएम के सब शीर्ष नेता एक ही नेता होते हैं। क्या शीर्ष स्तर पर एक ही लेवल के नेता होते हैं, एक ही नेता होते हैं। नहीं तो जितने भी हमारे सारे नेता शीर्ष हैं। कौन गए थे झामुमो में? अगर बात करें, हाँ जी, अगर झामुमो की बात करें तो आज ममता भुइयां ने नामांकन दर्ज किया है पलामू से। हाँ कौन गया था आपके यहां से? तो अब देखिए कौन गया था। अगर हमारे सीएम हमारे कहीं और बिजी थे, कल्पना सोरेन जी और बिजी थी कहीं। बसंत जी आप पहले ही बोल रहे हैं कि किसी के नॉमिनेशन में नहीं गए, तो अगर आप बताइए जब किसी के नॉमिनेशन में नहीं गए हैं तो वहां भी नहीं गए हैं। तो इंडिया गठबंधन में मतलब अगर हमको नॉमिनेशन पे जाने से ही अगर सर्टिफिकेट ईसीआई दे देगा, बटर जी आपके नहीं मेरी बात सुनिए, अगर ईसीआई और आप अगर हमको सर्टिफिकेट दे देंगे कि हमारे नेता है बटर जी नॉमिनेशन में गए और हम आपको जीत डिक्लेयर कर देते हैं तो जरूर चले जाएंगे। आपके आरोप लगाने से, अगर आप पूरे दुनिया पे आरोप लगाने का ठीकरा आप लोगों ने ले रखा है तो आप पहले ये आरोप लगाने वाला आप बार बार चैनल की तरफ आ रहे हैं कि आपके चैनल ने बीजेपी की तरफ नहीं दिखाया, आपके चैनल ने ये कहा दिखाया, हम वो दिखाएंगे जो हमारी मर्जी होती है, जो खबरें दर्शकों के लिए होती है। फिर वही बात हम अपने दर्शकों, मैं वही बोलूंगा जो मेरी मर्जी होती है। आप हमारे मुंह से जबरदस्ती तो कुछ उगलवा नहीं सकते हैं बॉस। अरे आप आते हैं यहाँ बोलने के लिए ही आपको निमंत्रण बता रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ मैं अपने मन की बोलूंगा ना, मैं ये बात तो बोलूंगा नहीं। आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ कि खूंटी की जनता हो या वो सिंहभूम की जनता हो या वो पलामू की जनता हो, वो बसंत सोरेन को देखना चाहती है, क्योंकि हेमंत सोरेन फिर बसंत सोरेन जाएंगे। रुक जाइए पहले मुझे बोलने दीजिए। बोलिए। अगर मैं आपसे ये पूछ रहा हूं तो आप बदले में मुझसे सवाल कर रहे हैं कि मैं मोदी की रैली को क्यों नहीं दिखा रहा। ये क्या जवाब हुआ बटर जी? आप डिबेट की परंपरा को बना रखे हैं। गलत नहीं जाए, मैं जनता को बता रहा हूं कि जर्नलिज्म मत बताइए, फर्क क्या आप नेता हैं, आप नेतागिरी कीजिए, आप जर्नलिज्म मत कीजिए। ये हमारे लिए हम आपको जर्नलिज्म नहीं सिखा सकते, आप हमको नेतागिरी मैं कहां सिखा रहा हूं? मैं तो आपसे जवाब मांग रहा हूं, मैं आपसे जवाब मांग रहा हूं। मैं तो जवाब दे रहा हूं, मैं मांग रहा हूं। अगर आप हमारे जवाब से असंतुष्ट नहीं, आप जवाब ही नहीं दे रहे हैं। आप जवाब मैंने जो जवाब दिया, अगर आप असंतुष्ट हैं, मेरे सवाल का मुझे मजबूर नहीं कर सकते कि मैं कुछ ऐसा आपके सवाल का मेरे पास आपने एक ही जवाब दिया कि मुख्यमंत्री कहीं और व्यस्त थे, कल्पना सोरेन जी कहीं और व्यस्त थी और बसंत जी भी कहीं और व्यस्त थे। बस तो ये है कि इलेक्शन कैंपेन में जरूर जाएंगे। ये दर्शक इलेक्शन कैंपेन में जरूर दर्शक आपको भी देख रहे हैं, दर्शक आपको भी सुन रहे हैं, और ये मैं दर्शकों के लिए छोड़ता हूँ। जी जी, ये फैसला लेने का अधिकार मतलब ये स्टूडियो में हमको अधिकार नहीं है। नहीं, ये मेरा भी अधिकार नहीं है। मैं अपने दर्शकों के लिए सवाल करता हूं। लेकिन आप चैनल को उसका एजेंडा मत बताइए, मैं झामुमो को उसका एजेंडा नहीं बताता। पूछने का अधिकार है मेरा। मैं तो सजेशन दे रहा था, दोनों तरफ की बातें होनी चाहिए, जनता को दोनों एक ही तरफ की बात नहीं सुननी क्या दूसरी तरफ की बात दिखाऊं? आप मुझे झारखंड से एक बात बताएं। आप जो एक तरफा कार्रवाई, एक तरफा बात की बात करते हैं, आप मुझे झारखंड से एक बात बताइए कि आपको एनडीए में कहां फूट नजर आती है? सुदेश में तो गीता कोड़ा पर जब हमला होता है, गीता कोड़ा झामुमो पर, रुक जाइए बटर जी, की बात जब हमला होता है, जेएमएम पर आरोप लगाता है, नामचीन आरोप लगाती है, सांसद रही है आप ही के गठबंधन की, जिस गठबंधन की आप तो अभी से दुहाई दे रहे हैं, वहां आप ही के गठबंधन पर आरोप लगता है, जेएमएम पर आरोप लगता है। सुदेश में तो गठबंधन के आंसू से जाकर खड़े होते हैं, उनके साथ सिंहभूम में सभा करते हैं, प्रभारी सम्मेलन करते हैं, मंच पर दिखाई देते हैं। खूंटी से अर्जुन मुंडा नॉमिनेशन करते हैं, सुदेश में तो पहुंचते हैं। अगर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो आजसू और भाजपा का ही गठबंधन है, दोनों साथ दिखाई दे रहे हैं। आप तो तीनों बटे बटे दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन हर जगह अपनी क्षमता अनुसार सबको बांध कर चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके अलावा जो शीर्ष नेतृत्व आप लोगों का है, जितने नाम है आप लोगों के पास, कोई नजर नहीं आता और आप इससे इनकार नहीं कर सकते। जो जब सिस्टम ये टीवी देखता है, अब नेता देखती है, हाँ, तो उनका उन्हीं पर सब छोड़ दीजिए, सारा सबकी टाइम आएगा। इलेक्शन कैंपेन में सबको जांच मिला हुआ है, जाएंगे अपना ड्यूटी आपके पास। शिवपूजन जी, जमशेदपुर सीट पर अभी तक घोषणा नहीं हुई है, झामुमो ने घोषणा नहीं की है। आपके विद्युत वर्ण महतो चुनाव लड़ते आए हैं और उस सीट को
बाकायदा अभी जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं चंपाई सोरेन, वो चुनाव लड़े हैं, 3 लाख वोट से ज्यादा वोट से आ रहे थे। लेकिन विद्युत वरण महतो जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र में नजर नहीं आते जल्दी। ये ठीक है कि मोदी के नाम की, मोदी की गारंटी पर आप चुनाव जीतते हैं, और आज भी जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र में अगर आप कहेंगे तो हमारा एक कार्यक्रम है ग्राउंड जीरो, जो हम बाकायदा क्षेत्र से करते हैं। जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र से हमने किया है, जनता के बीच की राय जानी है। मोदी के साथ तो पूरी जनता है, लेकिन सांसद को भी तो अपने दायित्व निभाने पड़ेंगे, या सिर्फ मोदी की गारंटी पर जीतेंगे चुनाव? शिवपूजन जी, देखिए, आपने ठीक कहा कि सांसद जिस क्षेत्र से चुन के जाते हैं जनता उन पर भरोसा करती है, और सांसद को भी अपना दायित्व निभाना चाहिए। और जैसा कि आपने कहा कि वो नहीं रहते हैं, इसको मैं नहीं मान सकता कि वो नहीं रहते हैं। ठीक है, किस क्षेत्र का आपने किया है, कहाँ नहीं पहुंचे, संसदीय क्षेत्र थोड़ा बड़ा होता है, हो सकता है कोई प्रतिनिधि जिस क्षेत्र में आपने कवरेज कराया हो उस क्षेत्र में नहीं पहुंच पाए हों, लेकिन वो वहीं के निवासी हैं और लगातार वहां से सांसद होते रहे हैं। इसलिए ये कहना कि वो जनता के बीच में उपलब्ध नहीं होते हैं, या नहीं मैं मान सकता। जनता के बीच में वो जाते हैं, रहते हैं, और जमशेदपुर में भी रहते हैं और क्षेत्र में भी रहते हैं। शिवपूजन जी, ये नहीं मानने का नतीजा ही है कि चतरा टिकट आपको काटनी पड़ी सुनील सिंह की। चतरा में हंगामा हो गया राजनाथ सिंह की सभा में, क्योंकि क्षेत्र की जनता की शिकायत थी। विद्युत वरण महतो को टिकट देने के पीछे सिवाय अगर हम लोग कहें जातीय समीकरण के अलावा कोई और समीकरण फिलहाल तो दिखाई नहीं देता है। ये कहीं ना कहीं राजनीति का आंकड़ा है, जिसमें कहीं ना कहीं भाजपा भी अपना, जो भी आप कह लें उसको, जिस तरीके से कह लें, रोटी सेक रही। अगर सीधी सीधी बात करें तो शिकायतें हर जगह से हैं, लेकिन सांसद ऐसे भी हैं जिनकी रिपोर्ट कार्ड आप खोलिएगा तो आश्चर्य में आ जाइएगा। अपने क्षेत्र में बेतहाशा काम किया, लगातार गए हैं। सांसद ऐसे भी हैं जिनको क्षेत्र की जनता को भी अगर मिला दें तो शायद चेहरे से नहीं पहचानते हैं, कभी टीवी पर या कहीं पोस्टर में दिखे होंगे, वैसे पहचानते। करेंगे चर्चा इस पर भी, बढ़ाएंगे अतिथियों के साथ बातचीत। बटर जी, संगठन की बात करें या महागठबंधन की बात करें, निश्चित तौर पर शीर्ष नेतृत्व में हमेशा आप लोग इस बात को बता रहे हैं कि शीर्ष नेतृत्व अपने जगह पर स्टैंड लेता है और हम एक साथ खड़े हैं, एक साथ हम लड़ रहे हैं। राजमहल को कैसे देखते हैं? राजमहल सीट पर किस तरीके से चुनाव जीतेंगे? क्योंकि विजय हांसदा के खिलाफ तो लोविन हेम्ब्रम ने, आप ही के क्षेत्र के, आप ही के पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने मोर्चा खोल दिया, चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया है। देखिए, जो आप स्थिति बता रहे हैं तो वो जो ऐसे अभी लोहरदगा की बात हो रही थी, सेम ही बात है। आप नहीं, थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा अंतर है कि यहाँ इंडिया गठबंधन का, मतलब कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, वहाँ जेएमएम के उम्मीदवार हैं। तो विजय हांसदा जी मेरे साथ थे रैली वाले दिन, मेरे साथ ही उनकी प्रोटोकॉल में उनको दिया गया था ड्यूटी, तो काफी देर मेरे साथ रहे, काफी बातें भी हुई, और वो पूरी तरह आश्वस्त हैं कि ठीक है, लोबिन जी किन कारणवश कर रहे हैं, क्या उनकी सोच है, पार्टी के लोग मैंने कहा है कि पार्टी के लोग मना रहे हैं उनको, वो भी मनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो बात लोहरदगा पे लागू होगी वो राजमहल पे भी लागू होगी, और जेएमएम और इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट जो ऑफिशियली डिक्लेयर्ड है वही इलेक्शन लड़ेगा। एक बात और मैं छोटी सी ऐड करना चाहता हूं। आपने बड़ा मुझे ये पूछा था कि हम झारखंड की बात करें तो झारखंड के शीर्ष नेता बाबूलाल मरांडी की बात होनी चाहिए, सुदेश महतो की बात होनी चाहिए। तो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ पर हैं और आप भी यहाँ पर हैं, तो कल से मुझे लगता है कि इनको, जब इतने शीर्ष नेता हैं झारखंड के, तो कल से मोदी की गारंटी छोड़ के बाबूलाल की गारंटी और सुदेश की गारंटी चलनी चाहिए। मोदी की गारंटी इनको नहीं बोलना चाहिए यहाँ पर। तो ये वाला नारा जरा कल से बीजेपी के अंदर आप चलवा दीजिए तो मैं मान जाऊं कि भाई इतने शीर्ष नेता, अरे झारखंड की जनता ने वोट देना है। जब मैं बोलता हूं मोदी जी की बात, आप बोलते हैं सेंटर के पीएम है, तो इतने शीर्ष नेता हैं, झारखंड को उन्होंने देखना है, तो जनता के बीच में उनकी गारंटी पे क्यों नहीं वोट मांग रहे? सुन तो लीजिए, ये मुझसे कह रहे हैं कि शिवपूजन जी से? आप दोनों से कह रहा हूं। अच्छा, फिर से दोहराइए जरा सवाल आपका। आपने मुझसे सवाल ये है कि कल से आप लोग भी और बीजेपी के लोग भी झारखंड की जनता से वोट मांगना है तो बाबूलाल की गारंटी और सुदेश की गारंटी पे बात कीजिएगा, मोदी की गारंटी पे प्लीज मत मांगिएगा, क्योंकि झारखंड की बात कर रहे हैं हम, तो देश की बात कर नहीं रहे। चलिए, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र का क्या नाम रखा है, आपको जानकारी है? क्या नाम रखा है बताइए। आप बता दीजिए। नहीं, आप ही बता। बीजेपी ने भी एक घोषणा पत्र जारी किया है, बीजेपी ने भी अपने घोषणा पत्र का नाम रखा है, और चुनाव जो लड़े जाते हैं वो उस एजेंडे पर लड़े जाते हैं जो घोषणा पत्र, जिसको मैनिफेस्टो आप बोलते हैं, जिसको जनता के पास जो जाता है।
आप जब वादे पूरे नहीं करते, जनता सवाल पूछे या हम सवाल पूछें, हम अक्सर आंखों की किरकिरी हो जाती है मीडिया, लेकिन इसी मैनिफेस्टो से निकल कर आता है। जहां तक रही मोदी की तो बात ही नहीं, अभिषेक जी कहां हमारे ना बहस में मैनिफेस्टो की बात हो रही है, ना बीजेपी इलेक्शन कैंपेन में मैनिफेस्टो की बात कर रही है, वो तो खाली हिंदू मुसलमान कर रही है, बच्चे ज्यादा पैदा करने की बात कर रही है, कैसे मंगलसूत्र लूटा जाएगा वो बात कर रही है। ये कहिए, हाँ फिर आप ये कहिए, ये सवाल आप शिवपूजन जी से पूछिए, मुझसे पूछिएगा। मैं आपसे देखिए शिवपूजन जी से पूछता हूं, फिर बोलेंगे कि भाई आप डिबेट आप चला रहे, तो आपके माध्यम से मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या मोदी जी ने जो बात कही, मैं इससे पहले एक थोड़ा सा आपको एक आंकड़ा दे देता हूं कि आपको इजी हो जाएगा उस पर जवाब देने के लिए, पूछने के लिए भी। बताएं। हाँ, एक मिनट, ये आंकड़ा है कि एक मिनट, अरे ये देखिए, जब भारत का संविधान बना था तो उसमें जो बड़े बड़े लोग थे उसमें अच्छा पहले तो हम सुभाष चंद्र बोस 14 भाई बहन, वीवी गिरी 14 बच्चे, अटल बिहारी वाजपेयी 7 भाई बहन, नीतीश कुमार 5 भाई बहन, मोदी जी के पिताजी 7 भाई बहन, है ना। उसके बाद अमित शाह जी 6 भाई बहन, रविशंकर प्रसाद जी 7 भाई बहन, चंद्रशेखर राव जी तेलंगाना के सीएम 10 भाई बहन, रविंद्रनाथ टैगोर जी 7 भाई बहन, देवगौड़ा जी 6 भाई बहन, नरसिंहा राव जी 8 बच्चे। तो इनकी बात कर रहे थे मोदी जी कि किसी और की बात कर रहे थे? और दूसरी आपके आप और वो पूछ रहे हैं, हाँ, आप सुन लीजिए, आपके माध्यम से मैं तो जवाब इनको अभी दे दूंगा, लेकिन पहले आप जवाब दे लीजिए। हाँ जी, फिर मैं जवाब, हाँ जवाब इनसे पूछ लीजिए। बताएं शिवपूजन जी, ज्यादा बच्चे बनने वाले किस पे था ये बात? नहीं, 2-3 चीजें कही शिवपूजन जी। मैं इनके सवाल को थोड़ा पॉलिश कर देता हूं। पहले चरण का चुनाव संपन्न हुआ, उसके बाद से अचानक से शीर्ष नेताओं के तेवर बदले। अगर बात करें कांग्रेस के घोषणा पत्र की, अगर बात करें राहुल गांधी की कोई टिप्पणी की, तो पहले चरण के चुनाव के पहले तक ये बातें नहीं आई थी, लेकिन पहले चरण का चुनाव संपन्न होते के साथ, वो चाहे पीएम मोदी हो, अमित शाह हो या केंद्रीय नेतृत्व के और कोई भी व्यक्ति हो, राजनाथ सिंह ने भी कहा, झारखंड में कांग्रेस के घोषणा पत्र को निशाना बनाया गया, राहुल गांधी जो टिप्पणियां करते हैं उसको निशाना बनाया गया। अब ये पूछ रहे हैं आपसे, झामुमो पूछ रही है झारखंड में कि ज्यादा बच्चे पैदा करने का कौन मामला है, मंगलसूत्र पे जो हमले का मामला है, क्या है ये, इसको बताएं शिवपूजन जी। देखिए अभिषेक जी, मैं तो समझ रहा था कि आप प्रारंभ में वो केवल पारिवारिक बातों को पूछ करके और फिर इसको आप समाप्त कर देंगे, लेकिन अच्छा हुआ कि ये मुद्दों पर बात आ गई। और देश का चुनाव सचमुच में जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं और जो घोषणा पत्र होते हैं उसी के आधार पर लड़े। आज अच्छी बात है कि ये जो हमारे मुद्दे हैं उस पर बहस शुरू हो गई है, और यह देश एक तरफ विकास के मुद्दे पर लड़ाई हो रही है और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के खिलाफ जो एनडीए एकजुट है और जो मोदी जी का कमिटमेंट है, जो हम जनता से लुटा हुआ पाई हम वापस लेंगे, वो दो कमिटमेंट जो हमारा, एक तरफ विकास और दूसरा हम भ्रष्टाचार के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है, वो दोनों के साथ बीच में तुष्टीकरण की बात जिस प्रकार से कांग्रेस पहले से करती चली आ रही है, और आज फिर से इनके जो कांग्रेस पार्टी के, अभी कांग्रेस पार्टी के लोग यहाँ नहीं है लेकिन वो गठबंधन के साथी हैं यहाँ, जिस प्रकार से कांग्रेस ने ये बातें उठाई और स्वयं पित्रोदा ने जिस प्रकार से कहा कि हम जो पैतृक संपत्ति है जो हमारी, उसका जिस प्रकार से हम सर्वेक्षण कराएंगे, सर्वेक्षण के बाद हम उसको बांटेंगे, तो ये सारी बातें वहीं पे जाके कंसंट्रेट करती है कि आप अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के नाम से वोट की राजनीति करना चाहते हैं। और उस पर स्वाभाविक है, आपने एक बार देश का विभाजन कर दिया साहब। आपके प्रधानमंत्री जिन्होंने सदन के अंदर कहा कि इस देश के संसाधन पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, मुसलमानों का है। प्लीज क्लियरफाई कर दीजिए। अब मैं बीच में नहीं टोक रहा था, फैक्ट चेक आपको भी करना चाहिए। गलत बात कर रहे हैं ना, गलत जाने कर रहे हैं। फिर मैं उन्होंने आपके मैं पूरा सुना और आपने सबसे अधिक समय दिया है उनको। अच्छा बोलिए, पूरी तरह से सुन रहा था। मैं अपनी बारे में तो बहस आपसे भी करनी पड़ेगी, तो आपको फिर उनको सुनना पड़ेगा बहुत। नहीं कोई बात नहीं, आप चुप रहे। और जिस प्रकार से ये बातें कही गई, मनमोहन सिंह जी ने सदन में कहा है कि इस देश पे संसाधनों का पर सबसे पहला हक यहाँ के मुसलमानों का है, अल्पसंख्यकों का है। तो ये किस प्रकार की राजनीति करना चाहते हैं? देश को बांटने, एक तरफ आप साहब भारत के कभी राम के अस्तित्व को मिटा देते हैं, कभी ये मानते नहीं है कि राम यहाँ पर थे, कभी राम सेतु को आप प्रश्न चिन्ह उठा देते हैं, कभी राम मंदिर नहीं बने इस पर प्रश्न खड़ा करते हैं। आप ही के नेता ने कहा
कि एक कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो हलचल आती है और हजारों सिखों को की हत्या हो गई। ये क्या, ये झूठ है? इस देश की सच्चाई नहीं है? तो आप किस प्रकार की राजनीति करना चाहते हैं? पहले देश का विभाजन सांप्रदायिक के आधार पर करा दिया, बाद में उसमें भी आपने सांप्रदायिकरण करने की कोशिश की, लगातार करते चले आ रहे थे। आज देश जब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है तो आपको खराब लग रहा है, आप उस पर विरोध कर रहे हैं। और फिर से आप, जब जनता आपको 40 पे पहुंचा दी, उससे भी नीचे जाने की जब नौबत आ गई है तो आप फिर से तुष्टीकरण की बात करने लग गए हैं। तो देश इस मुद्दे पर लड़ रहा है कि किस प्रकार से गांव में गरीबों के मकान बने, किस प्रकार से शौचालय बने, किस प्रकार से रेल सुविधा का विकास हो रहा है, किस प्रकार से एयरपोर्ट बन रहे हैं, किस प्रकार से किसानों की आमदनी बढ़ रही है, किस प्रकार गरीबों के अनाज पहुंच रहे हैं, किस प्रकार 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए। ये सारे मुद्दे देश के सामने हैं और देश चाहता है कि भारत का स्वाभिमान जिस प्रकार से आगे बढ़ा, दुनिया में जिस प्रकार से भारत की ताकत बढ़ रही है, जिस प्रकार से हमारे जो शत्रु देश थे आज वो हमारी ओर आंख दिखाने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं। ये सारे मुद्दे देश के सामने हैं और वो नेतृत्व को देख रहा है देश, जो नेतृत्व इस काम कर रहा है। इसलिए उनको पता है कि टुकड़े वो भी बोल रहे हैं। अब देखिए, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ जाना है, देश बांटने वाले के साथ जाना है, या देश जोड़ने वाले के साथ जाना है? जो सबको लेके चलता है उसके साथ जाना है, जो अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, जाति ये सब की बात करता है उसके साथ जाना है। इसलिए देश को पता है, देश को मुद्दा पता है, चुनाव की बात पता है और देश संकल्पित है कि हमको फिर से तीसरी बार मोदी सरकार के लिए देश संकल्पित है और ये होना भी तय है। बटर जी, आप कुछ कह रहे थे? सबसे देखिए अभिषेक जी, मुझे आपत्ति है कि आपने इन्होंने कितना सफेद झूठ बोला और आपने कुछ ऑब्जेक्शन भी नहीं किया, टोका भी नहीं, और उसको उनको ये भी नहीं कहा कि अपने तथ्यों को जांच के बोला करें, क्योंकि टेलीविजन है लोगों को भ्रमित नहीं करने के लिए। आपके चैनल के माध्यम बहुत लोग, पूरी झारखंड की जनता जुड़ी हुई है, और प्लीज ऐसा झूठ अपने चैनल से पैडल होने मत दिया कीजिए। आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो मनमोहन सिंह ने क्या कहा था, क्या नहीं कहा था, इसका व्हाइट पेपर, एक क्लैरिफिकेशन पीएम हाउस के आर्काइव्स में भी है और मोदी जी को अच्छी तरह से मालूम है। और दो बड़े कल जिनसे नहीं भी एक्सपेक्टेड था, उन्होंने भी इस पे किया, फैक्ट चेक किया और कहा कि मोदी जी ने गलत कहा, और इनको आपने एक बार भी नहीं टोका। तो क्या आपकी सहमति है इनसे, ये झूठ बोल रहे हैं? आप अपनी बात पहले पूरी कर ले, फिर आप मुझसे सवाल पूछिएगा। देखिए, जवाब दूंगा, अब धीरे धीरे सारा जवाब। हाँ, धीरे धीरे। हमने जनता का पैसा लूट लिया। 18 अक्टूबर 2023 की आरटीआई की, आरबीआई से आरटीआई के तहत एक सज्जन ने इंक्वायरी की थी और मांगा था। तो इन्होंने कितना लोन राइट ऑफ किया मालूम है आपको? पिछले 9 सालों में 25 लाख करोड़, जो ठीक है, प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। 10 साल में यूपीए ने जितना लोन माफ किया था, इन्होंने अपने पहले 17 महीनों में ही उतना करके उसके बाद 25 लाख करोड़, वो 4.5 लाख करोड़ था, इन्होंने 25 लाख करोड़ माफ किया पूरे यूपीए में 9 साल में। ये इनकी एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सैम पिट्रोडा ने क्या कहा था, मैं वर्बेटिम, क्योंकि पेपर में उनका एग्जैक्ट लेख छपा है, वर्बेटिम। आई डोंट नो, ही इज टॉकिंग अबाउट इन इंडिया यू डोंट हैव इट। If somebody is worth 10 billion and he dies, his children will get 10 billion. मतलब 100 करोड़ जिसके पास संपत्ति है, वो मरता है तो उसके बच्चों को 100 करोड़ के 100 करोड़ पूरा मिलेगा। So these are the kind of issues people should debate and discuss. I don't know what will be the conclusion. मुझे नहीं पता कि इसका conclusion क्या होगा। But the new policies and new programs that are in the interest of the people and not in the interest of super rich only should be talked about। मतलब जो बेहद अमीर लोग हैं, नॉर्मल गरीबों के नहीं, खाली जो पॉलिसी बननी चाहिए सारे जनता के लिए बननी चाहिए। अब एक और डेटा है ना, वेल्थ इनइक्वालिटी, टॉप 1%, जिसमें 92,23,448 लोग आते हैं, उनके पास पूरे देश की 40% संपत्ति है। ये आंकड़े कहां से आ रहे हैं, कहां से आप किस सर, चीज को ये इनकम एंड वेल्थ इनक्वालिटी ऑफ इंडिया 1922-1923 द राइज ऑफ बिलियनर राज, ये आर्टिकल है। आप प्लीज आप गूगल करके इसको निकाल लीजिए। अगर गलत होगा तो आप प्लीज मुझे टोक सकते हैं। मैं टोक नहीं रहा बटर जी, आप मुझे लगता है प्री अजम्पशन कर रहे हैं। नहीं, प्री अजम्पशन मैं आपको टोक नहीं रहा, मैं बता रहा हूं। हाँ, ये आर्टिकल है, आया जो तथ्यात्मक आप ये आर्टिकल निकाल रहे हैं। हाँ, ये सबको अवेलेबल है, ओपनली अवेलेबल है इंटरनेट पे।
और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मेरी तो जुबान कई भी बार आप लड़खड़ाती लोगों है। को रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक मिनट, बड़ी जुबान भी बड़ी लड़खड़ाती है मुझे इतना बड़ा अमाउंट बोलते हुए। उस 1% में जो 0.001% मतलब उसका 1000वां हिस्सा 9,223 लोग हैं, उनकी एवरेज वेल्थ आपको मालूम है कितनी है? 2261 करोड़ 33,54,928 रुपए, और उनका आम आदमी से रेशियो है 16,726.1, मतलब 1:16,762 टाइम्स। इसकी बात कर रहे हैं कि ये सुपर रिच जो आधे इंडिया को कब्जा करके बैठा, उस पे बात कर रहे थे, बट ये उसको नहीं बोलेंगे। और मैं आता हूं आगे, सैम पिट्रोडा की बात की। अमित मालविया ने आज डिलीट किया है ट्वीट। ये ट्वीट है 10/11/2014 का 6:11। आई एम ऑल फॉर जयंत सिन्हा आइडिया टू टैक्स इनहेरिटेंस वेल्थ। ये अमित मालविया है, इनके पार्टी के सोशल मीडिया के हेड है। जयंत सिन्हा ने ये आइडिया फ्लोट किया था, उन्होंने, जब वो मंत्री नहीं थे, बट जयंत सिन्हा वाज वर्किंग फॉर अ कंपनी, और उन्होंने इंटरनेशनल फोरम पे ये बात उठाई थी कि इंडिया शुड डू दिस, एंड जयंत सिन्हा हैज नेवर शाइड अवे फ्रॉम व्हाट ही सेड। अब ये बताइए, तो ये क्या पिक एंड चूज नहीं है ना? दूसरी एक और बात, हम बात कर रहे हैं कि ठीक है हमारे मंत्री ने अगर विधायक ने कर लिया तो एक लोकतांत्रिक तरीका होता है, किसी को पार्टी से शो कॉज किया उसका जवाब आएगा। इनके बीजेपी, बीकानेर के बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा उस्मान गनी, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, उसको पार्टी से 2 घंटे के अंदर निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने कहा कि मोदी जी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, कि टार्निशिंग द इमेज। तो ये लोकतंत्र कहां है? ये तो ऑटोक्रेटिक है, ये तो राजशाही है कि मोदी जी के खिलाफ कोई कैसे बोल देगा। तो ये सब बातें, और आपको प्लीज इनको बोलिए फैक्ट चेक करके बोलें। अगर आपको लगता है कि मोदी जी ने जो पीएम मनमोहन सिंह के बारे में जो कहा वो सही है, तो आप भी बोल दीजिए। आप एक मिनट सुने बट रही, एक मिनट। आपने जो ये तमाम आर्टिकल सुनाए, इनके फैक्ट्स भी मुझे चेक करने पड़ेंगे। नहीं, मैं तो चैलेंज कर रहा हूं ना। रुक जाएं। हाँ जी। मैं जब यहां बैठता हूं तो आप ये तो मुझसे कभी उम्मीद नहीं कर सकते कि मैं पूरी दुनिया का फैक्ट लेकर बैठा हूं। नहीं, मैं अपने विषय को लेकर ये फैक्ट तो देखिए, आप अभिषेक जी एक मिनट, ये वाला फैक्ट मनमोहन सिंह वाला जो फैक्ट है वो आपको मालूम है। मैंने आपको मनमोहन जी वाला फैक्ट तो आपको मालूम है, आप जो बोलिए मैंने जांच किया कि नहीं, मनमोहन सिंह जी के या मोदी जी के फैक्ट्स को जांच क्या मैं यहां बैठकर कर सकता हूं? मुझे भी पढ़ना पड़ेगा साहब उसको। ये मोदी जी ने सार्वजनिक सभा में जो कहा, सवाल आपका था, उन्होंने उसका जवाब दिया। ये अगर आप इसके नहीं, आप क्या बोल रहे हैं कि वो सही था कि आप अपना बता दीजिए, जांच किए बिना। नहीं, आप मैं तथ्यात्मक तरीके से जब तक ऑफिशियली मैं नहीं कर दूंगा उस चीज को। तो आप आगे अगर मैं डिबेट जाऊंगा तो आप इसमें बताएंगे कि नहीं? पूछे नहीं, आप बटर जी, ऐसा है कि ये सवाल ही मेरा नहीं था, ये सवाल आपका था। हाँ। आपने ये भाजपा से जानना चाहा, भाजपा ने आपको जवाब दिया। भी जानना चाहता हूं, आपने जो आर्टिकल्स निकालकर पढ़ के जो आपने 10 मिनट तक अभी आपने सुनाया, आपने भरपूर समय लिया। ये आर्टिकल्स किन तथ्यों पर बेस्ड है? क्या आपने फैक्ट चेक किया था? जी एकदम। तथ्य क्या थे इन आर्टिकल्स को लिखने का? ये इकोनॉमिक, एक तो रिजर्व बैंक, आरटीआई रिजर्व बैंक है, आरटीआई रिजर्व बैंक की। नहीं, मैं आपको बताता हूं कि आपने कोई तथ्य नहीं पढ़ा है, आपने सिर्फ आर्टिकल पढ़ा है। आप उस आर्टिकल को लिखे जाने वाले तथ्यों को समझिए। आपको भी और इनको भी एक विश्वसनीयता होती है किसी भी जर्नलिस्ट। तो आप बोलना चाहते हैं कि मैंने गलत डाटा पेश किया? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं यही तो कह रहा हूं कि आप बार बार उलझ पड़ रहे हैं मुझसे ही। आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि एक जर्नलिस्ट की अपनी, कल आप ही के एक जर्नलिस्ट भाई ने इसका फैक्ट चेक किया ना भाई, तो आप बोल दीजिए या तो वो जर्नलिस्ट गलत है जो फैक्ट चेक। मैं इसका फैसला कैसे कर लूं? क्या फैक्ट मैंने चेक किए? नहीं तो आपको करना चाहिए। मैं किसी और के मैं तो ऑब्जेक्शन करूंगा ना आपके चैनल पे। झूठ बोलेगा, सफेद झूठ बोलेगा तो मैं तो चैलेंज करूंगा। बात तो आपने उठाई, उन्होंने उसका जवाब दिया। अब आप इनसे पूछ लीजिए कि इन्होंने फैक्ट चेक किया, ये वाकई जानबूझ के बोल रहे हैं कि जनता को बहलाने के लिए फैक्ट चेक कर लिया, तो आप तथ्यों को सामने रख दे, कैमरे पे मैं जूम करता हूं, आप फैक्ट्स लेकर आए होंगे एकदम। आप मुझे कोई डाटा मत दिखाइएगा, किसी जर्नलिस्ट की का आर्टिकल मत दिखाइएगा। तो आपने फैक्ट चेक कर लिया तो दिखाइए, फैक्ट दिखाइएगा मुझे। जी सुपूजन जी, केवल समय मतलब नहीं, ये व्यर्थ का समय बर्बाद आपने किया है। बताइए आज आपने ये हाल हो गया इलेक्शन का कि जनता को सही चीज बताना करना है समय का। हिंदू मुस्लिम बताना इस सही उपयोग है जनता का टाइम, आपसी यही मतलब है। ये डिस्कस नहीं है, मुद्दे डिस्कशन तो यही है, पर बात जनता यही सुनना चाहती है कि कैसे मुस्लिम रहे। वक्त कमो बेश असलियत की दुनिया कहां जा रही है, देश कहां जा रहा है, उसको जनता को सरोकार नहीं है, यही कहने का मतलब है।
करें, आप पीएम मोदी की बात करें, आप पूरे दुनिया देश की बात कर लें, सच्चाई यह है कि झारखंड में गठबंधन को आप लोग गुमराह कर रहे हैं। आपके आला नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व ये कहते हैं, जनता को आप ये बताते हैं, मीडिया को आप ये बताते हैं कि हम सब एक साथ खड़े हैं, और आपके विधायक नामांकन करते हैं जाकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में। आपके विधायक खुलकर दावा करते हैं कि हम निर्दलीय लड़ेंगे। आपके मतलब जो चेहरा होता है, जो सोरेन परिवार का चेहरा है, साफ तौर पर बसंत सोरेन है, कल्पना सोरेन है, बसंत सोरेन कहीं नजर नहीं आते हैं। आप उन सवालों का जवाब नहीं देना चाहते कैमरे पे, आप ले जाते हैं जवाब को डाइवर्ट कर कर पीएम मोदी की तरफ। आप मेरे मुद्दे आपके सामने है, मेरे पीछे जो स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे इस वक्त कि मेरा मुद्दा क्या है। आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा उसकी बात चेक में करके मुझे लगता है कि जनता मैं रख लूंगा, मैं उस पर भी अगर आप कहेंगे मैं डिबेट उस पर भी जनता के मुद्दों पे बात कीजिए। और आपने जो जनसंख्या बताई, आपने आदरणीय सुभाष चंद्र बोस का नाम भी ले लिया। उस समय की जनसंख्या 140 करोड़ नहीं थी बटर साहब। जब बाल्टी भरती है ना पानी से, तो जब बाल्टी में पानी आधा रहता है उस समय नल बंद नहीं किया करते। जब बाल्टी पूरी भर जाती है तब पानी का स्रोत बंद करना पड़ता है, और तब उसके लिए तनाव उठता है। उस वक्त वो स्थिति नहीं थी जो आज की स्थिति है, विस्फोटक स्थिति है। और जनसंख्या तो मुझे लगता है कि सारे राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र में सबसे ऊपर जनसंख्या होना चाहिए था। जनसंख्या के कारण ही महंगाई है, जनसंख्या के कारण ही बेरोजगारी है। लेकिन कोई भी राजनीतिक दल आप लोगों में से खुलकर जनसंख्या पर कुछ नहीं कहता, क्योंकि आपको अपने वोटर साधने होते हैं, वोट बैंक साधने होते हैं, और उनसे मुड़वाने के लिए तमाम आप लोग मुद्दे निकालते हैं। शिवपूजन जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बात खत्म कीजिए। नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, इन्होंने फिर बात भटकाने की कोशिश की। इन्हीं के प्रधानमंत्री जी ने कहा था, ये जो कह रहे हैं ना कि संपत्ति, इन्हीं के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि देश में 1 रुपया जब भेजते हैं नीचे हम, तो उसका 85 पैसा ऊपर चला जाता है। ये वैसे लोगों को बढ़ावा उसी समय दिए थे जो आज कहते हैं ना कि बड़े बड़े लोग भ्रष्टाचारी खड़े हुए, वो इनका ही किया हुआ है। और आज ये हिसाब मांग रहे हैं कि इतने लोग गरीबी में देश को रखने वाले लोग हैं। ये देश से गरीबी हटाओ के नाम पर पूरे देश को बर्बाद करने वाले लोग हैं, और आज मांगते हैं गरीबी का हिसाब। पिछले 10 साल में अगर 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं तो ईमानदारी से किए गए काम के कारण आए हैं। लोगों के पक्का मकान बने हैं, शौचालय बने हैं, देश में वैक्सीनेशन चला, 140 करोड़ लोगों को कोरोना की दवा मिली। ये सारे काम हुए हैं। तो वो तो सर आपकी सरकार नहीं होती, जिनकी भी सरकार होती वो भी नहीं करते ना, नहीं मिलती इनकी सरकार होती तो एक वैक्सीन आने में 10 साल 15 साल बीत गए थे, और 1 साल के अंदर जिस भगवान के दूसरा रूप प्रकट हुए हैं भाई मोदी जी। मैं बोल नहीं रहा था आपके समय में, जिस प्रकार से वैक्सीन को इन्होंने बदनाम किया, जिस प्रकार से वैक्सीन के खिलाफ इन्होंने साजिश की, नीचे स्तर तक प्रोपेगेंडा तैयार किया, जिस समय देश संकट में था, पूरी दुनिया में महामारी फैली हुई थी और भारत उसका नेतृत्व कर रहा था बचाव का। पूरे दुनिया को हम वैक्सीन भेज रहे थे, दुनिया एक्सेप्ट कर रही थी, और ये वैक्सीन के खिलाफ वैक्सीन वाले से पैसा क्यों लिया? अभियान चला रहे थे। वैक्सीन वाले से पैसा क्यों लिया? और ये वैक्सीन वाला कंपनी को 50,000 रुपया, 50 करोड़ रुपया क्यों लिया? और यहाँ तो सस्ता कर देना चाहिए। वैक्सीन वाले से पूछिए कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले, आप पूछिए उनसे, पूछ सकते हैं। ये तो पॉलिटिकल जर्नलिज्म आप कर रहे हैं, पूछना चाहिए। हम तो आरोप लगा रहे हैं। इनका आरोप है कि भाई आप लोगों ने वैक्सीन जिनसे बनवाया उससे पैसा क्यों लिया। क्या इसका कोई मामला लंबित है कोर्ट में? नहीं, किसने कहा? आज तक इनको नहीं पता चला। वैक्सीन वाले से हमने पैसा ले लिया। तो आप लोग एक लिस्ट जारी कर दीजिए। हालांकि तो पहली बार यही करते हैं। मैं आपको नहीं कह रहा, ये एक नॉर्मल बात है कि ये पहली बार भाजपा की सरकार में हुई कि आप लोगों ने जो राजनीतिक दलों को चंदा मिलता है उसका एक रिकॉर्ड तो बनाया। अब भले आपने उसको अभिषेक जी हरीश साल्वे को 4 करोड़ देके कोर्ट में भेजने की जरूरत क्या थी? अगर यही देना था, अगर यही आपको एक्सप्लेनेशन देना था, आज आप डिस्टर्ब है, मैं बता रहा हूँ डिस्टर्ब नहीं है। अगर यही एक्सप्लेनेशन अगर आपकी मंशा साफ थी तो आपको आरटीआई से उसको अलग नहीं हटाना चाहिए था। किसको? अगर आपकी मंशा, मैं भाजपा से बात कर रहा हूं, अगर भाजपा की मंशा साफ थी कि मुझे ये दान के पैसों का आपको क्लियर डाटा होना चाहिए, तो उसको आरटीआई के दायरे से हटाना नहीं चाहिए। पैसे बैंक के माध्यम से आए हैं, वो ठीक है। अरे तो बैंक के माध्यम से पैसा लेना ठीक, घूस लेना ठीक है क्या? अभिषेक जी,
देने वाला घूस बता भी रहा है। आप बटर जी, व्हाइट में भी घूस जानते हैं क्या? व्हाइट के दाम उसी का एग्जाम्पल है, उसी का एग्जाम्पल है, वक्त की पाबंदी है, उसी का एग्जाम्पल है। वैसे भी चर्चा आज बहुत बैंक के थ्रू घूस लेना, क्योंकि सीधे मैंने झामुमो से जो सवाल पूछे उनके पास कोई जवाब नहीं था बटर जी के पास, उन्होंने मुझसे भी कई सवाल पूछे, बट सच्चाई यही है कि आज चमरा लिंडा ने नामांकन क्यों कर दिया लोहरदगा से, बसंत सोरेन बाहर क्यों नहीं आ रहे, नामांकन में क्यों नहीं दिखाई दे रहे। स्टार प्रचारक के रूप में कल्पना सोरेन का नाम है, कल्पना सोरेन और चंपाई सोरेन हर जगह नजर आ रहे हैं, लेकिन बसंत सोरेन का नजर नहीं आना कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़ा कर रहा है कार्यशैली पर, पार्टी की कार्यशैली पर, जिस पर पार्टी को खुद जवाबदेह होना चाहिए। कांग्रेस की बात रही तो कांग्रेस के साथ यह सच्चाई है कि कांग्रेस के प्रत्याशी जहां जहां है, गठबंधन के अपने ही दलों से कांग्रेस के प्रत्याशियों की रार चल रही है, कहीं ना कहीं उनके साथ आमने सामने की स्थिति हो गई है। लोहरदगा की बात करें, खूंटी की बात करें, चतरा की बात करें, हम कहीं की भी आप मतलब 6 सीट ले ले, धनबाद की बात कर ले, रांची किस हद तक निकल पाता है यह देखना है। हर जगह समस्या समान है, देखना है क्या परिणाम निकल कर आता है। गोड्डा में भी दीपिका पांडे का टिकट कट गया है, चतरा से भी जोरदार शोर आ रहा है, जोरदार रुझान मिलने शुरू हो गए हैं कि चतरा की सीट से भी प्रत्याशी बदले जा सकते हैं। गिरिराज सिंह का नाम आगे चलने लगा है। धन्यवाद करते हैं अपने अतिथियों का, हमारे साथ झामुमो से बटर सिंह साहब जुड़े थे, बटर जी बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद करते हैं भाजपा से हमारे साथ शिवपूजन पाठक जी जुड़े थे, शिवपूजन जी बहुत धन्यवाद आपका, आप दोनों लोगों ने अपना वक्त निकाला न्यूज़ 11 के साथ। लोकसभा चुनाव है, आवेश में आना प्रवक्ताओं का वाजिब है, क्योंकि तनाव भी ज्यादा उनको होता है, पार्टी की अपनी मजबूरियां हैं, पार्टी का भी सम्मान की रक्षा करनी है, और साथ ही साथ जनता तक सामूहिक संदेश पहुंचाना है, जो विकास के होंगे, जो कल्याण के होंगे। लेकिन फैसला आपको लेना है, वोट जरूर देने जाइए, ये हमारा आपसे जरूर आग्रह होगा कि वोट जरूर दीजिए। खबरें चलती रहेंगी, बने रहिए न्यूज़ 11 भारत के साथ। मुझे दीजिए आज के लिए इजाजत, नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।